हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। मोशन का मतलब हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट और टाइम का मतलब होता है समय। तो इस चैप्टर में हम मूवमेंट और समय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यानी क्लास 6 में हमने अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा। हमें पता चला कि मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है यानी सर्कल पाथ में भी हो सकता है, पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है जैसे कि पेंडुलम का, कि एक टाइम के बाद एक फिक्स पीरियड के बाद वो खुद को रिपीट करे। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशंस? क्या आपको ये 3 टाइप्स ऑफ मोशंस को रिकॉल कर पा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट हो रही है इसका मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। अगर सर्कुलर पाथ में हो रही है तो सर्कुलर मोशन, और अगर पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है तो वो हो जाता है पीरियोडिक मोशन। Table 13.1 gives some common examples of motions. Identify the type of motion in each case. यानी जो टेबल 13.1 है इसमें कुछ मोशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। हमें बताना है कि उस मोशन का टाइप कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर है या फिर पीरियोडिक है। सबसे पहले सोल्जर्स इन अ मार्च पास, यानी सोल्जर्स जो है वो मार्च पास कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। बलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी एक स्ट्रेट रोड पे बैलगाड़ी मूव कर रही है। तो जब यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड आया है यानी मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, तो ये भी जो है वो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगा। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यानी एक रेस में एथलीट के हैंड्स, तो हैंड्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में आगे पीछे करते रहते हैं। मान लीजिए 1 सेकेंड, तो फिर जैसे ही 1 सेकेंड में हाथ आगे जा रहा है फिर तुरंत 1 सेकेंड के बाद वो वापस उसी पोजीशन पे आ जा रहा है। तो ये जो है ये आ जाएगा पीरियोडिक मोशन। फिर है पेडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन अ मोशन, यानी बाईसाइकिल जो होती है उसका पेडल, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका मोशन सर्कुलर पाथ में है, तो मोशन का टाइप हो जाएगा सर्कुलर। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी अर्थ जब सन के आसपास मूव करता है तो उसका कौन सा मोशन है? तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले सर्कुलर क्योंकि सर्कल पाथ में कर रहा है, और दूसरा हम पीरियोडिक लिख सकते हैं क्योंकि ये फिक्स पीरियड में करता है और फिर ये अपनी मोशन को रिपीट करता है। मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी एक झूले का मोशन, तो झूला जो है वो आगे पीछे करता है, पर वो स्ट्रेट लाइन में भी करता है कभी कभी, और अगर अलग प्रकार का झूला है तो उसे आप पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि फिक्स टाइम में वो आगे जाएगा और उसी फिक्स टाइम में वो पीछे जाएगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, यानी पेंडुलम का मोशन, तो पेंडुलम में बेसिकली जो बॉब होता है वो आगे पीछे मूव करता रहता है और ये एक फिक्स टाइम के बीच में होता है, और इसको पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, यानी ये जो है वो पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो while दैट ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट इज़ फास्ट। तो अगर आम लाइफ में हम देखते हैं मोशन को तो देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और किसी का बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हम कैसे पता चलता है वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्लो और फास्ट, यानी धीरे या फिर तेज। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर दैन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो दूसरी गाड़ियों से तेज चलती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइप्स। अब अलग अलग व्हीकल्स की बात छोड़ते हैं, एक व्हीकल की बात करें तो वो भी हो सकता है कि हमारी खुद की बाईसाइकिल या फिर खुद की जो मोटरसाइकिल है कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चले और कभी कभी हम उसे धीरे चलाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक लिस्ट बनाइए जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स हो जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स अ स्लो एंड फास्ट, यानी बताना है कौन सा मोशन स्लो होता है और कौन सा मोशन फास्ट होता है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट? तो अगर आपने ये लिस्ट बनाया, उन दोनों को कैटेगराइज किया,
तो आपने किस बेसिस पे किया कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. अगर एक ही रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी व्हीकल जो है वो फास्ट मूव कर रही है। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी कम टाइम में वो होगी फास्ट, या फिर जो ज़्यादा आगे होगी, अगर उनका इनिशियल पॉइंट यानी सब एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो गाड़ी सबसे ज़्यादा आगे होगी उसी की स्पीड सबसे फास्टर होगी और जो सबसे पीछे होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, यानी एक रोड पे चलने वाली व्हीकल्स का मोशन को देखते हैं। ये है हमारा एक्टिविटी 13.1 जिसमें हमें फिगर 13.1 को देखना है। It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time. इसमें हम देखेंगे कि कुछ व्हीकल्स जो है वो एक रोड पे मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में और टाइम भी उनको सेम लगा है। फिर फिगर 13.2 देखना है। इसमें हमें दिखाया गया है कि कुछ टाइम के बाद उन सब की पोजीशन क्या थी और दोनों को हमें ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि कौन सी व्हीकल जो है वो फास्ट मूव कर रही है, कौन सी व्हीकल जो है वो स्लो मूव कर रही है। So, the distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। मानिए कि आप अपने फ्रेंड से मिलने बस स्टैंड पे गए। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव, यानी मान लीजिए कि आपने बाईसाइकिल का पैडल तभी शुरू किया जब बस जो है वो मूव करना शुरू हुई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 minutes वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। आप देखोगे कि 5 मिनट बाद आपके द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई होगी वो बस के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा कम होगी। वुड यू सो दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल? तो क्या आप उस केस में कह सकते हैं कि जो बस की मूवमेंट है वो साइकिल से ज़्यादा तेज है? सो येस, यू कैन सिंपली से दिस। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। कभी हम कहते हैं कि जो व्हीकल तेज़ी से चल रही है, फास्ट चल रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। इन अ 100-meter रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ द हाइएस्ट, यानी 100 मीटर की हमारे स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स डे पे रेस होती है उसमें बड़ा ही आसान होता है ये डिसाइड करना कि कौन जो है वो सबसे तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 meters हैज़ द हाइएस्ट स्पीड, यानी जिसको सबसे कम समय लगेगा 100 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करने में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। यानी एक बार फिर से समझते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है आपका फाइनल पॉइंट। बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो है 100 मीटर का और यहाँ पे मान लीजिए 5 बच्चे खड़े हैं, सब रेस चल रहा है, तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा वो जो कि इस फाइनल पॉइंट पे सबसे जल्दी और सबसे कम टाइम में पहुँचता है। इसके लिए हमें एक टर्म जानना पड़ेगा जो कि है स्पीड। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे, अ हायर स्पीड seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. ऊपर जो भी स्पीड से रिलेटेड बात हुई उसमें ये बताया गया कि मान लीजिए आपको डिस्टेंस दी हुई है, जैसे 100 मीटर रेस में आपको डिस्टेंस दी हुई थी, जो इसको सबसे कम टाइम में करेगा उसकी हाई स्पीड थी। या फिर जो हमने कार वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या दिया था कि 5 मिनट में कौन सी गाड़ी सबसे आगे चली जाती है। तो स्पीड निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला कि किसी भी डिस्टेंस कवर करने में शॉर्टेस्ट टाइम किसको लगता है, या फिर गिवन टाइम में लार्ज डिस्टेंस कौन कवर करता है। तो ये 2 उसके एस्पेक्ट्स हैं। The most convenient way to find out which of the 2 or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time.
सिंपल सा सबसे आसान मेथड ये फाइंड आउट करने का कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, इसके लिए ये है कि मान लीजिए उनके लिए हम एक यूनिट टाइम फिक्स कर दें। मान लीजिए 5 मिनट। तो 5 मिनट में जिसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसकी सबसे हाई स्पीड है, और जिसने सबसे कम स्पीड किया है उसकी लो स्पीड है। तो अगर हमें यूनिट टाइम में निकालना है तो यूनिट टाइम दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. तो अगर हमें पता है कि 1 घंटे में दो अलग अलग बसेस ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बस फास्टर है। जैसे मान लीजिए दो बस है ए और बी, टाइम है हमारा 1 आवर। बी ने 1 आवर में 120 किलोमीटर कवर किया और जो ए है उसने सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर कवर किया। तो सिंपल सी बात है, टाइम हमें दिया है 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, इसका मतलब बी की जो स्पीड थी वो तेज़ थी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in an hour. कभी भी हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. पर अगर हम सीधी बात करें, हम कहते तो है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर कभी भी एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती, क्योंकि मान लीजिए वो रुकी है। शुरू में जब हम चलाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, पर फिर जब हम उसे रोकने वाले होते हैं, फाइनल पोजीशन पे पहुंचने वाले होते हैं, तब फिर से उसकी स्पीड घट जाती है। तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। असल में ये जो हम 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ये जो है वो उसका एवरेज है। वी यूजुअली कंसाइडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। हम बस ये बताते हैं कि 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो या फिर एंड में भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो। इसका तो मतलब बस इतना है कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर करता है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कार जो है उसने पूरा डिस्टेंस उसी कांस्टेंट स्पीड से किया है या फिर नहीं किया है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यानी यहाँ पे जो हम 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर ये जो हम बोलते हैं वो असल में उस कार की एवरेज स्पीड है, यानी एवरेज उसकी कितनी स्पीड थी ये हमें बताया गया है। इन दिस बुक वी शॉल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। पर ये जो हमारा अभी आपका स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, आप अभी क्लास 7th में ही हो, जब क्लास 9th में जाओगे तब आप एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ोगे, पर अब आप छोटी क्लास में हो, इसीलिए इस एवरेज स्पीड के बदले एवरेज को हटा के सिर्फ और सिर्फ स्पीड टर्म यूज़ किया जाएगा। तो अब स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए आपको किसने बताया कि उसकी गाड़ी जो है उसने 120 किलोमीटर कवर किया 4 घंटों में, तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120, टोटल टाइम है 4 आवर, कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long durations of time. अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो उसमें हमें कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलते जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो और उनकी स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो बार बार बदल रही है, इसीलिए कहते हैं कि उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और दूसरी तरफ
अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है पर उसकी जो स्पीड हो वो कांस्टेंट हो, यानी शुरू में भी 10 किलोमीटर पर आवर और लास्ट में भी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। और ये जो केस होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि शुरुआत से उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। यानी अगर हमें पता है कि मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम टेकन है, तो हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाल सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मीज़र डिस्टेंसेस। क्लास 6 में आपने सीखा था कि किस तरह से डिस्टेंस को मीज़र करते हैं। ये तो हमें पता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे कुछ टर्म्स है हमारे पास जिससे हम इन्हें मीज़र कर सकें। पर अगर हमें टाइम को मीज़र करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मीज़रमेंट ऑफ टाइम यानी समय का माप। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड वॉट टाइम ऑफ द डे इट इज़। मान लीजिए अगर आपके पास घड़ी नहीं होती तो आप कैसे डिसाइड करते कि ये दिन का कौन सा समय है। Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? क्या आपको पता है कि पुराने समय में जब क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे तो जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ शैडो यानी परछाई का साइज़ देख के बता देते थे कि अभी कौन सा टाइम हो रहा है। How do we measure time interval of a month, a year? अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल बड़ा है, जैसे कि 1 महीने का या 1 साल का, तो हम उसे कैसे मीज़र करते हैं। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि प्रकृति में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने देखा कि जो सूरज है वो हर सुबह उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। यानी एक सनराइज़ और दूसरे सनराइज़ के बीच का जो समय था उसे वो एक दिन कहते थे। और रही बात महीने की, तो हर एक 2 न्यू मून्स के बीच का जो टाइम होता था उसे कहा जाता था 1 मंथ। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। यानी अर्थ को कितना टाइम लग रहा है सन का एक रेवोल्यूशन लगाने में, वो होता था उनका 1 साल। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day। पर कभी कभी हमें कुछ ऐसे इंटरवल्स मीज़र करने होते हैं जो कि दिन से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि घंटे, मिनट या फिर सेकंड। ये जो हैं वो दिन से काफ़ी छोटे हैं, तो इनमें हम क्या करें। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मीजरिंग डिवाइसेस। यानी सबसे कॉमन जो टाइम मीज़र करने वाली डिवाइस होती है वो होती है क्लॉक और वॉच। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉच मीज़र टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो क्लॉक और वॉच होते हैं ये किस तरह से समय मीज़र करते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अभी हमें उसके पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। पर एक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। हम इसके फंक्शन को तो नहीं समझ सकते, इसके मैकेनिज़्म को तो नहीं समझ सकते, पर ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है पीरियोडिक मोशन का। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी एक सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है ये एक सबसे कॉमन पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स में से एक है। ये होता है उसका बॉब, ये इधर जाता है एंड दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्लॉक्स की पिक्चर दी है। दिस इज़ वॉल क्लॉक, दिस इज़ टेबल क्लॉक एंड दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक जो आजकल हमारे घरों में होता है। एंड दीज आर द पिक्चर ऑफ सम कॉमन क्लॉक्स। फिर हमें पढ़ना है सिंपल पेंडुलम के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल में होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिंपल पेंडुलम का। मान लीजिए उसकी पोजीशन पहले ओ है
फिर वो इस साइड जाता है, फिर कुछ समय बाद इस साइड, तो इसी तरह से उसका जो मोशन है वो चलता रहता है। और 13.4 में हमें एक बॉब के ऑसिलेटिंग मोशन को अलग अलग पोजीशंस पे दिखाया गया है। अब हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। यानी आमतौर पे जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा मेटालिक बॉल या फिर एक छोटा सा स्टोन होता है जिसको एक रिगिड स्टैंड से अटैच किया जाता है बाय अ थ्रेड। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। यानी ये जो इसकी मेटालिक बॉल है इसे हम पेंडुलम का बॉब भी कहते हैं। Figure 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position। यानी जो फिगर 13.4a है इसमें दिखाया गया है कि शुरुआत में जब वो रेस्ट या मीन पोजीशन में होता है तो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यह जैसे मैंने आपको फिगर बनाया है कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly from one side, मान लीजिए इसे इस साइड तक किसी ने खींचा और फिर इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, इसकी टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। यानी इसका जो टू और फ्रो मोशन होता है इसे हम ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A and back to O। यानी देखिए कुछ इस तरह का हमारा पेंडुलम होता है। सबसे पहले ये O पे है, तो जब ये B पे जाएगा वापस इस पे आएगा तो ये हो जाएगा एक ऑसिलेशन। या जब ये A से B पे जाएगा वापस A पे आएगा तो वो भी हो जाएगा हमारा वन ऑसिलेशन। यानी ये दूसरे जगह पे जाएगा फिर वहाँ से वापस आएगा और वो कहलाता है हमारा वन ऑसिलेशन। और पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। ऑसिलेशंस मतलब एक जगह जाएगा फिर वापस आएगा, कितना टाइम लग रहा है वो हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। फिर आपको एक्टिविटी 13.2 दिया है जिसमें आपको एक सिंपल पेंडुलम जो है वो सेटअप करना है, जैसे कि फिगर 13.4a में किया जा रहा है, जिसमें आप एक थ्रेड या फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 1 मीटर का लगभग हो। आसपास के जो भी पंखे हैं उन्हें बंद कर दीजिए और बॉब को जो है वो रेस्ट पे आने दीजिए। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर। यानी ज़मीन पे उसकी मीन पोजीशन को मार्क कर दीजिए या फिर उसके पीछे जो वॉल हो वहाँ पे मार्क कर दीजिए। टू मीज़र द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। यानी उसका टाइम पीरियड अगर हमें मीज़र करना है तो उसके लिए हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए। फिर अगर स्टॉप वॉच आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप टेबल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच को भी यूज़ कर सकते हो। उसको अगर मोशन में लाना है तो उस बॉब को एक जगह तक ले जाएंगे और उसको हल्का सा धक्का देंगे, छोड़ देंगे, स्लाइटली लीव कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से ऐसे मूव करेगा और उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है ये आप स्टॉप वॉच से देख के बता सकते हो कि कितना उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells। यानी आजकल जो हमारे क्लॉक्स होते हैं उनमें ये पेंडुलम वाला सिस्टम नहीं होता है। आमतौर पे जो पुराने ज़माने में क्लॉक्स हुआ करते थे उसी में पेंडुलम का सिस्टम हुआ करता था। आजकल हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का प्रयोग होता है। ऐसे क्लॉक्स को हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं। द टाइम measured by the quartz clocks is much more accurate than by the blocks available later। यानी पुराने ज़माने में जो क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था उससे जो टाइम मिलता था, उससे जो टाइम पता चलता था उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है ये आजकल वाले क्वार्ट्ज क्लॉक्स के टाइम में। अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी टाइम और स्पीड की यूनिट। तो टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेकंड और इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। अब इसकी कुछ बड़ी यूनिट्स की बात करें तो इसके बड़ी यूनिट्स होते हैं मिनट और आवर्स।
यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पहले ही पता है कि ये यूनिट्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। वॉट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बेसिक यूनिट है मीटर और टाइम की है सेकेंड। तो जो हमारा स्पीड का बेसिक यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। पर आपको याद रखना चाहिए कि जो भी यूनिट्स होते हैं उनका जो हम सिंबल लिखते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे कि 50 किलोमीटर, वैसे तो ये 1 से ज़्यादा है, प्लूरल है, पर जब हम लिखते हैं तो इसे किलोमीटर्स नहीं लिखते, हमेशा किलोमीटर लिखते हैं। तो जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो उसमें सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बूझो इज़ वंडरिंग, बूझो सोच रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे और एक साल में कितने घंटे होंगे। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आप उसकी मदद कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, यानी कितनी ज़रूरत है, कितना टाइम इंटरवल है, इस बेसिस पे टाइम की अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो एज को आप ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे, ना कि आवर्स, डेज या फिर महीने में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा ये बताना है। तो इसमें आप ईयर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, आप मिनट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आवर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसमें आप ईयर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है। Now let us see how small or large is a time interval of 1 second, यानी 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना छोटा होता है या कितना बड़ा होता है। अगर हम 2001 बोले तो इस शब्द को बोलने में हमें 1 सेकेंड लगता है। तो 2001 से लेकर 2010 तक बोलें। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्थी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। बताया गया है कि अगर एक हेल्थी अडल्ट है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करती है। इसका मतलब 10 सेकेंड में 12 बार। ये रेट जो है वो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ से बीट करती है। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular, यानी पेंडुलम क्लॉक्स के पहले ही भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ पॉपुलर था। सन डायल्स, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक्स इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो कि फिगर 13.5 में हमें दिखे हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिगर 13.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतर मंतर का सन डायल, ये है हमारा एक सैंड क्लॉक और ये है एक वाटर क्लॉक। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है मेजरिंग स्पीड। तो आप पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।